तो आज जो बीएस इंग्लिश का 7th सेमेस्टर है उसकी जो बुक क्रिटिसिज्म है 9074 उसका जो चैप्टर नंबर 6 है द रोमांटिक क्रिटिक्स विली वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और उनका जो मेन वर्क है वो हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, इस बुक के तमाम चैप्टर जो हैं इंशाल्लाह मैं उनकी वीडियोस गाहे बगाहे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो है हमने 6 चैप्टर करना है इसके नोट्स वगैरह इसकी डिटेल तमाम आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और ये जो नोट्स वगैरह हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें शुरू करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड ऑन अप्रैल 7, 1770। He was one of the 5 children of John Wordsworth and इनकोक्सन। ठीक है, मतलब कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ना ये 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड में पैदा हुए। ठीक है, और ये टोटल 5 बहन भाई थे। ठीक है, इनके वालिद का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ईयर लेटर हिज सिस्टर ड्रॉथी जो थी ना ये इनकी बहन थी और काफ़ी एज तक इनकी ये जो बहन है ना इनका काफ़ी उन्होंने साथ दिया। ठीक है, Dorothy was born and remained his companion throughout his life. His father was स्टेट मैनेजर। स्टेट मैनेजर ये जो होता है प्लाट्स का टाउन का काम वगैरह ना इसके वो मैनेजर थे ना। तो वर्ड्सवर्थ फादर इनकरेज्ड हिम टू यूज़ द लार्ज लाइब्रेरी एट होम। मतलब कि उनके जो विलियम वर्ड्सवर्थ के वालिद थे उन्होंने लाइब्रेरी घर में बनाई हुई थी और उनके जो वालिद थे काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिवेट करते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा तरगीब देते थे कि आप मतलब लाइब्रेरी में अपना टाइम गुजारें, बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो ये उनको घर से ही मिला था विरसे में, लिटरेचर से जो उनका मोहब्बत थी या जो भी इश्क था। तो नेक्स्ट है एंड रीड वर्क्स ऑफ मेल्टन, शेक्सपियर्स एंड स्पेंसर। ठीक है, इनकी लाइब्रेरी में मोस्टली इनकी बुक्स उनके घर में मौजूद थी। ठीक है, ही वॉज टॉट टू रीड एंड राइट बाय हिज मदर एंड कुड रीड द बाइबल्स। ठीक है, मतलब उनकी जो थी ना ही वॉज टॉट टू रीड एंड राइट बाय हिज मदर्स, मतलब उसने अपनी मदर से सीखा कि बाइबल को पढ़ना लिखना। ठीक है, मतलब बाइबल के मुतालिक उन्होंने तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी वालदा से सीखी घर में ही। ठीक है, जो उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई थी। नेक्स्ट है ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट वेंट टू अ यूरोप टूर इन हॉलीडेज एंड ऑब्जर्व्ड scenic ब्यूटी ऑफ द माउंटेन रेंज कॉल्ड एल्प्स। एल्प्स जो है ना एक पहाड़ है। ठीक है, एक रेंज है। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिलसिले हैं पहाड़ियों के छोटी छोटी। ठीक है, और ये यूरोप में है। तो उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की और वो जब यूरोप में गए ना एक विज़िट था थ्रू द यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी देखी नेचर की, स्पेशली जो अल्प था वो रेंज ऑफ माउंटेन्स उनकी कोई ब्यूटी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए वहाँ से। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ आ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ना उसने काफ़ी ज़्यादा असर छोड़ा विलियम वर्ड्सवर्थ पे। ठीक है, इसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर पे राइटिंग शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद उनका एक मेन वर्क है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते हैं। ठीक है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, जो एस.टी. सैमुअल के साथ उन दोनों ने बनाया था। ठीक है, और ये एक ऐसा सेट ऑफ लिटरेरी वर्क्स है जिसमें उन्होंने पोएम्स लिखी थी, ऑलमोस्ट 23 पोएम्स थी। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं आगे। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इट हैज़ 23 पोएम्स बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। ठीक है, मतलब इसमें 23 पोएम्स हैं। ठीक है, और जिसमें से 4 पोएम्स जो हैं वो सैमुअल टेलर ने लिखी हैं। ठीक है, और उसके बाद 19 पोएम जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। ठीक है, और ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स था ना ये इसको रोमांटिक एज का शुरुआत समझी जाती है। मतलब कि उसको कहा जाता है कि ये जो सेट ऑफ लिटरेरी वर्क्स है ना लिरिकल बैलेड्स, इसने रोमांटिक एज का इफ्तिताह किया, उसकी शुरुआत की। ठीक है, और
उसके बाद है कॉमन आर रियल लैंग्वेज यूज़ इन दिस एज। ठीक है, मतलब इस एज में और इस जो सेट ऑफ लिटरेरी वर्क्स इसमें मोस्टली जो विलियम वर्ड्सवर्थ था उसने कॉमन और इजी लैंग्वेज यूज़ की ताकि जो रीडर्स है या जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से सारा कुछ समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट टाइम a common or vulgar man was able to understand the romantic or poetic language styles। ठीक है, मतलब कि पहली दफ़ा हुआ था कि एक आम आदमी, एक देहाती लोग, मतलब कि जो थोड़ा बहुत हाव नाव जानता हो एजुकेशन के बारे में, राइट रीड के बारे में, तो वो भी इसको आसानी से समझ सकता था। जो ये इसने लिखा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, इतना इसने आसान कर दिया था। और आपको पता है जो रोमांटिक पोइट्री होती है इंग्लिश में, वो तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, मुश्किल होती है। एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है इंग्लिश रीडिंग का, उसको भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसने बिल्कुल ईजी कर दिया था ना। ठीक है, उसके बाद हार्ड डिक्शन वाज इग्नोर्ड। तर्ज़ तहरीर, डिक्शन होता है तर्ज़ तहरीर। ठीक है, उसने एक मतलब कि एक स्टाइल होता है, मतलब कि जिसमें वोकैबलरी बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इडियम्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये उसने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए थे। बिल्कुल उसने अलग थलग इसको टोटली इन चीज़ों को उसने इग्नोर किया था, क्योंकि उसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा था ये जो सेट ऑफ लिटरेरी वर्क्स था, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, तो इसका भी जो प्रीफेस है, प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तारफ़। और लैरिकल का मतलब होता है मेलोडिक सॉन्ग, तरन्नुम, मीन जिसमें सुर हो, जिसमें एक वो तरन्नुम हो, एक साज सुर हो। ठीक है, जो रूह को थोड़ा सा तफरी और सुकून मुहैया करे ना, उसका मतलब होता है। और बैलेड्स होता है फोक सॉन्ग्स आर पोएटिक नैरेटिव पोएम्स। फोक होता है लोक कहानी, मतलब कि जो मन गढ़ंत होती है ना, रियलिटी बेस्ड नहीं होती। तो ये इसका सारा मतलब था। ठीक है, आगे जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स है, इसको क्या है कि इसको 4 मतलब कि एडिशन में पब्लिश किया गया था। ठीक है, पहले 1798 में, फिर उसके बाद 19 में, फिर 18 में, फिर 1822 में, फिर 1805 में। ठीक है, इसके 4 जो एडिशन थे ना, पहला एडिशन 1798 में, दूसरा 18 में, ठीक है, और तीसरा 182 में, और फोर्थ जो है 185 में। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ टेल इन सेकंड एडिशन ऑफ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स reason of written it and tells it especially written for common peoples in common language and not use hard dictions and metaphor and that's thing make it more famous। ठीक है, उसने जो दूसरा है ना एडिशन जो 80,000 में 100 में उसने रिटर्न किया था, तो उसमें उसने ये रीज़न लिखी थी कि उसने ये क्यों लिखा था। और उसने ये कॉमन लोगों के लिए लिखा था, कॉमन लैंग्वेज यूज़ की थी। ठीक है, उसने हार्ड डिक्शन यूज़ की थी, मेटाफर यूज़ नहीं किए थे इतने हार्ड। तो ये था सारी चीज़ें उसने उसने उसमें एक्सप्लेन उसने की हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही सेज पोएट्री शुड रिटन इन सिंपल डिक्शन। उसने कहा था जो पोएट्री है ना वो बिल्कुल सिंपल डिक्शन में यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ मेटाफर भी, सो दैट कॉमन अंडरस्टैंड ईजिली एंड इंगेज्ड इट फॉर प्लेयर्स एंड हैप्पीनेस। मतलब वो कहता है कि एक आम आदमी में कॉमनली इसको इंजॉय कर सके, उससे उससे हैप्पीनेस और प्लेयर्स हासिल कर सके। ठीक है, तो ये उसने कहा था। उसके बाद है इसके 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री। वो कहता है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि इसकी 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ ना नोट्स सारे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इसको सारा सुन लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप अपने वर्ड में पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आउट एक लफ्ज़ भी नहीं आने वाला। ठीक है, अगर हाँ क्वेश्चन की जो बनावट है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सेम इसी में से आएगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री। वो कहता था कि पोइट्री ऐसे नहीं बंदा कोई लिख सकता। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता था, वो कहता था पहले ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब कि बंदा नदी के किनारे पे बैठा हो तो परिंदों की चर्पिंग हो, ठीक है, पानी की वो आवाज़ हो, ठीक है, दरख्तों हवा चल रही हो, दरख्तों की एक से आवाज़ हो, ठीक है, साउंड्स हो, वॉइसेस हो। ठीक है, तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर उसको रिकलेक्शन किया जाता है। ठीक है, कलेक्ट किया जाता है तमाम चीज़ों को। उसके बाद फ़िल्टर किया जाता है, मीन के जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, ज़्यादा प्लेयर्स और हैप्पीनेस होती हैं उनको मतलब कि फ़िल्टर करके अलग कर लेते हैं, और उसके बाद बाकियों को मतलब कि निकाल देते हैं, मतलब कि
स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पोइट्री, फिर उनको यूज़ करके पोइट्री लिखी जाती है, ठीक है। मतलब पोइट्री भी इतना कोई आसान मेथड नहीं है, इसके 4 स्टेजेस उन्होंने बताए थे जो हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ पोइट्री वो एक्सप्लेन की थी। वो क्या थी? वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ tells that when a poet write his feelings, emotions and sentiments in his words, that is called poetry and this is theory of poetry। तो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ कहता था कि जब एक राइटर्स जब एक जो मुसन्नफ़ होता है वो अपने जब फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने एहसासात को वर्ड्स में लिखता है ना, तो उसको पोइट्री कहते हैं, ठीक है। पहले वो फील्स करता है अपने अंदर, एक राइटर्स जो तमाम इमोशंस फीलिंग्स होती हैं, उसके बाद वो वर्ड्स यूज़ करके लिखता है, उसको कहते हैं पोइट्री, शायरी कहते हैं। ये उसने थ्योरी ऑफ पोइट्री बताई थी। उसके बाद उसने साइंस और पोइट्री के बारे में डिफरेंस कहा था। उसने कहा था जो पोइट्री है वो साइंस से बेहतर है। वो उसने इसलिए बेहतर कहा था कि उसने कहा था जो पोइट्री है वो इंसान को प्लेजर देती है, हैप्पीनेस देती है, ठीक है। उसमें इमोशंस और फीलिंग्स को अर्ज करती है और उसके अंदर एक अजीब ही समा क्रिएट कर देती है। उसको क्या है कि उसकी रूह को तस्कीन मिलती है, पुरस्कून हो जाता है। अगर वो परेशान हो तो उसको पोइट्री जो है उसकी परेशानी और जो उसकी सैडनेस होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस है वो बिल्कुल भी अलग थलग है, वो इंसान के कोई प्लेयर और उसके सुकून में कोई उसका कोई अमल दखल नहीं है। तो इस तरह उसने काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन की थी इन दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद उसने कहा पोइट्री और प्रोज़ इन दोनों में उसने बताया। उसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स दैट पोइट्री एंड प्रोज़ आर टू सेम थिंग्स एंड वी कैन प्रोज़ लैंग्वेज यूज़ फॉर पोइट्री, ठीक है। वो कहता था कि ये जो पोइट्री और प्रोज़ हैं ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और जब हम पोइट्री लिखने के लिए प्रोज़ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोज़ क्या होता है? एक कोई भी पैराग्राफ, एक कोई भी एक बुक ले लें, एक बुक में एक पैराग्राफ, एक पेज ले लें विदाउट पोइट्री, ठीक है, तो उसको हम प्रोज़ कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा एक सेट ऑफ वर्ड विच कंटेन अ पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ और पेज but not contain poetry type statement of form, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रोज, ठीक है। तो ये उसने कहा था। उसके बाद समरी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि जो तमाम चैप्टर इसमें उसने एक्सप्लेनेशन दी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसने मतलब कि बयान की, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें है। अ न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री, मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने एक पोइट्री का न्यू स्टाइल ही बयान किया था। वो ये था कि कॉमन लैंग्वेज थी, ठीक है, कॉमन वर्ड थे, मेटाफर नहीं था, हार्ड डिक्शन नहीं थी। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चेंजिंग की स्टाइल में। नेक्स्ट है पोएम्स दैट सेलिब्रेटेड ऑर्डिनरी पीपल्स, मतलब कि जो पोइट्री होती है वो ख़ास लोगों को, आम लोगों को भी वो तस्कीन और सुकून देती है ना। उसके बाद है एम्फसाइज ऑन द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। उसने फिर जो कुदरती चीज़ें हैं या दुनिया में कुदरती चीज़ें हैं उन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी, ज़ोर डाला, दबाव डाला। दबाव मीन के उसने काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सप्लेन किया, काफ़ी ज़्यादा उनको बयान किया, ठीक है, एक्सप्लोर किया, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल चीज़ों को उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया। मतलब नेचर थिंग्स को जो आम एक बंदा नहीं समझ सकता, एक आम बंदा नहीं फील कर सकता ना। जैसे कि दरिया पे बैठ के, वही जो एग्जांपल मैं देता हूँ ना बार बार, कि परिंदों की आवाज़ों को सुनना, पानी की थरथराहट को सुनना, एक तरन्नुम मेलोडिक जो थिंग है उसको फ़ील करना, तो ये कोई आम बंदा भी नहीं फ़ील कर सकता ना। क्या कहते हैं कि एक अलग ही ऑर्डिनरी मैन नहीं कर सकता ना। तो ये उसने कहा था कि ये ऑर्डिनरी मैन भी कर सकता है, उसने कहा था, ठीक है, आम बंदा भी कर सकता है, एक विल्जर भी कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क था, क्योंकि ये रोमांटिक एज का एक बिगनिंग थी, इफ्तिताह था, तो इसने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर पे ना असरअंदाज हुआ ना काफ़ी ज़्यादा। एक न्यू चीज़ उसने इन्वेंट कर दी थी, डिस्कवर कर दी थी, ठीक है। कि उसने एक पोइट्री को भी एक ऐसी इस लैंग्वेज में, इस स्टाइल में लिखना शुरू कर दिया था कि एक आम बंदा भी समझ सकता था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये चैप्टर, इसमें लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे आप डिटेल में गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।